दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारसिव सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के 5वें वार्षिकोत्सव में। ये वार्षिकोत्सव कोहिनूर लान मोहनलालगंज में आयोजित हो रहा है। तो आइए हम सबका सौभाग्य से इसमें शामिल होने का मौका देते हैं आपको। तो आइए चलते हैं कोहिनूर लान के अंदर और देखते हैं भारसिव का ये 5वां वार्षिकोत्सव। बहुत ही भव्य वार्षिकोत्सव है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का, सभी अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और ये जो समाज सुधार के लिए, समाज कार्य के लिए मेरे अंदर जो गुण मौजूद हैं वो आपके द्वारा ही दिए गए हैं। आपके बड़े भाई साहब थे मेरे जो है परिवार में, इनके पिताजी जो थे, जो है हमारे बाबा जी जो है, आप सभी लोगों का एक लंबा इतिहास रहा है। लोगों ने समाज के लिए सदैव त्याग किया है, अपने परिवार का त्याग किया है, पैसे का त्याग किया है, हर चीज का त्याग किया है। वही गुण मेरे अंदर जो है विद्यमान है, इन्हीं से सीख लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब इस संस्था के स्थापित करने की बात आई तो बड़ा विचार विमर्श किया गया। तो हमारे बगल में राहुल साहब बैठे हैं, खड़े हुए हैं। आपने सजेस्ट किया कि अगर आप जो है भारसिव संस्था भारसिव के नाम पे बनाएं तो बड़ा जो है उत्तम रहेगा। और इन्होंने एक किताब जो मैं पढ़ चुका था जो है 1998-99 में, काशी प्रकाश जायसवाल, जब मैं पीजी कर रहा था उस समय मैंने पढ़ा था। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस किताब के बारे में। तो जब गुरुजी ने बताया कि इन पे जो है दोबारा पढ़िए, इसको विशेष रूप से इस पे अध्ययन करिए, तो मैंने इनको पढ़ा। और आपको बता दूं कि ये जो भारसिव नाम है ये किसी देवी देवता के नाम पे नहीं है, ये एक भारसिव डायनेस्टी है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा लेकर के लाहौर तक का जो एरिया था वो इस राजवंश के अधीन था। और इस राजवंश के नाम पर इस संस्था का नाम रखने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस संस्था, इस राजवंश में इसके पूर्व और इस समय तक, इसके बाद तक काफी समय तक कहीं कोई जातिवाद नहीं था। समाज बटा हुआ नहीं था, सभी लोग एक। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सभी समाज को ये एक बनाकर एक साथ लेकर चले, लोगों में जातिवाद न उत्पन्न, लोगों के अंदर से जातिवाद मिटाने का काम। यहाँ पे आपको देखेंगे तो बहुत सारा है, विदिशा है, आपका कांतिपुर है, आपका पद्मावती है, मथुरा है, जो कि बाद में अलग अलग जातियों के नाम पे राजवंशों का नाम पड़ता रहा है। लेकिन इस समय जातिवाद नहीं था। भारत में कभी जातिवाद रहा ही नहीं। वास्तविकता तो ये, हमारे देश में बहुत सारे ट्रैवलर
मैगस्थनीज आए हैं, मैगस्थनीज के 300 साल बाद एरियन आए हैं, उसके बाद स्ट्रागो आए हैं, पिल्ली आए हैं, फिर बायान आए हैं, हेनसांग आए हैं, फेडसांग आए हैं। इन लोगों ने भारत में कभी भी जातिवाद का वर्णन नहीं किया। और मैं आज की डेट में यही चाहता हूं कि हमारे देश में जातिवाद न हो। हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं अगर हम में जातिवाद नहीं होगा, हम इकट्ठा हो सकते हैं अगर हमारे अंदर जातिवाद नहीं होगा। इस वजह से ये भारसिव वंश के नाम पर ये जो है संस्था का नाम रखा गया है। सबको एक नाम मिले, भारसिव नाम। ये जो भारसिव है, शिव शब्द जो है, शिव शब्द का जो अर्थ है वो है कल्याणकारी। मतलब तथागत बुद्ध की जो एक उपाधि थी वो शिव थी, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। मतलब तथागत बुद्ध की जिम्मेदारी और उनके विचारों को जो लोग आगे बढ़ा सके, उन्होंने जो है उपाधि धारण की थी, अपने राजवंश का नाम रखा था भारसिव। वो बुद्ध के विचारों और बुद्ध की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ा रहे। साथियों, जगह जगह पर एजुकेशनल कैंप के द्वारा अपने लोगों का इतिहास बताना। आज की डेट में 90 से 95% इसी राजवंश से लोग हैं। 90 से 95% जातियां थी, मैगस्थनीज आए, एरियन आए, स्ट्रागो आए। इन्होंने क्या वर्णन किया है? इन्होंने एक चीज का वर्णन किया है, वो ये है कि भारत जो है 7 वर्गों में विभाजित था। यहाँ आपका जो है कबीलों का वर्चस्व था। इसी बीच हमारे बीच में डॉक्टर सरिता रावत जी का आगमन हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको डॉक्टर प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि आपको मंच पर दूसरे की बुराई में, एक दूसरे को जातियों में नहीं जो है ऊपर नीचे समझने में, देखने में, समझाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा लाभ कहाँ है, हमें कहाँ लाभ मिलेगा, हम कैसे इकट्ठा रह सकते हैं, इस पे हम सोचते ही। तो समय कम है, आज विश्व कप का मैच भी है। इसके बारे में, संस्था के बारे में बताने के सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और निवेदन है कि सभी लोग कार्यक्रम को पूर्ण करके ही जाएं। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जैसा मुझे आदेश हुआ है इस कार्यक्रम का मैं शुरुआत कराऊं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने अपने स्थान को शांतिपूर्वक बैठ जाइए। और एक अनुरोध और है, जैसा आप जानते हैं इस कार्यक्रम को 2 बजे समाप्त कर देना है, इसलिए यहाँ पर जो भी साथी आएंगे संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। मैं स्वतः भी बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखने जा रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बुद्ध और भारत के संविधान, सिर्फ इन 2 बिंदुओं में सीमित रखूंगा। बुद्ध क्या है, इसको जानने के लिए आप यह देखिए कि भारत में 2 तरह के तत्वों की जो है स्थिति है। एक है शैक्षिक सत्र, जो जुलाई से शुरू होता है और जून तक चलता है। दूसरा है वित्तीय सत्र, जो अप्रैल से शुरू होता है, मार्च तक जाता है। सवाल उठता है कि जो शैक्षिक सत्र है जुलाई से क्यों शुरू होता है? अगर आप इतिहास में जाएं तो आपको दिखाई देगा बुद्ध के जीवन की पहली घटना आषाढ़ माह की पूर्णिमा को होती है, जब सारनाथ में बुद्ध 5 लोगों को भिक्षु बनाते हैं, उनको उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। यह शुरुआत होती है आषाढ़ माह की पूर्णिमा में, जिसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जुलाई माह में इस दौरान आती है और 2 साल के करीब पूरे भारत का भ्रमण करती है। यहाँ की महिलाओं की स्थिति का जायजा लेती है, अध्ययन करती है, और यहाँ की महिलाओं की स्थिति का जो वर्णन करने के लिए उन्होंने किताब लिखा। उस किताब का नाम दिया उन्होंने मदर इंडिया। क्या नाम दिया?
मदर इंडिया, समझ लीजिए आप कि अगर कैथरीन में उन्हें मदर इंडिया नहीं लिखा होता तो आज जो गला फाड़ करके चिल्ला रहा भारत माता की जय, इनको भारत माता नहीं मिलती। सच्चाई क्या है? मदर इंडिया जो है, इसमें जो वर्णन किया गया है, भारत की महिलाओं की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। उसी पुस्तक में एक पंक्ति में भारत की स्थिति लिखी गई है, शिक्षा की स्थिति। कैथरीन मेयर ने लिखा कि भारत के लोग शिक्षा को सीखने के लिए नहीं ग्रहण करते हैं, शिक्षा को सीखने के लिए नहीं ग्रहण करते हैं, शिक्षा को नौकरी पाने के लिए लेते हैं। यानी हमने शिक्षा को नौकरी का सिर्फ जरिया बना लिया है, शिक्षा से हमने कुछ सीखा नहीं है। तो आज के दिन बुद्ध का जो संदेश है, बुद्ध ने जिम्मा लिया था कि पूरी दुनिया को शिक्षित करेंगे, और उन्होंने चूंकि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को किया था, और पूर्णिमा जो है सदैव जुलाई में शुरू होती है, इसलिए भारत में जो शिक्षा की सत्र की शुरुआत हुई जुलाई। तो आप समझे इस चीज को, जब तक हम बुद्ध को नहीं समझेंगे तब तक हम भारत के संविधान को नहीं समझ सकते हैं। अब मैं बहुत संक्षेप में आपको भारत के संविधान के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। प्यारे बंधु, भारत का संविधान जब लिख करके तैयार हुआ तो ये संविधान की एक प्रति कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ करके आए थे। उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वो थे आइजनहावर, जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने थे। जब आइजनहावर ने उस भारत के संविधान को देखा तो चकित रह गए कि समानता का इससे बड़ा जो है, मानवता का इससे बड़ा घोषणा पत्र कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसी संविधान को तीसरी समझते हुए डॉक्टर अम्बेडकर को LLB की डिग्री दे दी कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और जब वहाँ के परिषद ने डॉक्टर अम्बेडकर को LLB की डिग्री देने का निर्णय ले लिया, तब डॉक्टर अम्बेडकर से संपर्क किया गया और ये कहा गया कि आप कोलंबिया आइए और आपका स्वागत किया जाएगा, और उसी में आपको यह डिग्री दी जाएगी, मानव डिग्री। सोच सकते हो, थोड़ा सा कुछ मिलने की अगर आपको गुंजाइश हो तो आप पैदल भाग करके चले जाओगे यूनिवर्सिटी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को जब संदेश आता है तो डॉक्टर अम्बेडकर मना कर देते हैं, और ये कहते हुए मना करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। क्यों? भारत का संविधान अभी लागू हुआ है, मैं भारत का कानून मंत्री हूँ, इसलिए संविधान को लागू कराना भी हमारी ड्यूटी है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। आइजनहावर कहते हैं तो आप अपने अनुसार टाइम दे दीजिए कि कब भारत आओ, जो भारत से यहाँ आओगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर को समय देते हैं वो होता है 1952। तब तक बस उस काल जो है संविधान सभा का काल खत्म हो रहा था, चुनाव हो रहा था, तो डॉक्टर अम्बेडकर तब का समय दे रहे हैं जब उनकी जो है कानून मंत्री की पोस्ट का कार्यकाल खत्म हो, तब उन्होंने कहा तब मैं आऊँगा। ध्यान करिए आप, डॉक्टर अम्बेडकर से अनुरोध किया गया था कि आप सपत्नीक आओगे। गौर करिए आप, जो व्यक्ति भारत का कानून मंत्री रहा हो और दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्री रहा हो, सबसे बड़ा विद्वान रहा हो, निकाल का उनके पास 2 टिकट का पैसा नहीं, अकेले गए। ऐसे शख्सियत ने भारत का संविधान बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में क्या दिया गया है। क्या दिया गया है, इसकी एक झलक मिलती है मद्रास हाई कोर्ट के एक मुकदमे में। ये हुआ था मद्रास में, जो है तमिलनाडु का नाम मद्रास ही था, स्टेट का नाम मद्रास था, शहर का नाम मद्रास था। वहाँ पर एक विभाग में भर्ती हुई कुछ कर्मचारियों की, तो जिनका सिलेक्शन हुआ था उसमें शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति था, थोड़े से उसके कम थे, जनरल वाला जो सिलेक्ट हुआ था उसके थोड़े से ज़्यादा थे। और संविधान के अनुच्छेद 14 को लेकर के उसने मद्रास हाई कोर्ट से मुकदमा दायर कर दिया गया कि भारत का संविधान कानून के सामने सब बराबर है।
संविधान 14 अनुच्छेद 14 के अनुसार जो अधिकार दिया गया है उसका हनन हो रहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी बात को स्वीकार किया और उस चयन को रद्द कर दिया। जब उसको रद्द कर दिया और सभी अपने देवी देवता जितने हैं सब हमारे देवी देवता यही है, इनको नमन करते हुए अपनी बात संक्षेप में नहीं करूँगा। आदरणीय के राहुल जी को मैं बिल्कुल सुनता हूँ और अक्सर हर हफ्ते इसे कौन घंटे आधे घंटे वार्तालाप भी होती है, ज्ञानवर्धन होता है। आज क्योंकि समय का अभाव है और बिजली का कहते हुए शायद इसलिए कम जुड़े हैं वो, वरना उनको सुनते समय ये लगता है कि बोलते रहें, घंटों बोलते रहें, फिर कभी मौका आएगा फिर आपको सुना जाएगा। रामचंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर प्रसाद जी, डॉक्टर शंकर रावत जी और इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज जी, जब मैं चला था वहाँ से तो मैंने कहा एक असली डॉक्टर हमेशा हंसने वाला डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। इंजीनियर राम सुजीवन जी, आसाराम सरोज जी, जो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय कानून के कानून के अध्यक्ष भी हैं, देश राजपाठी जी, उनको फेसबुक कुछ देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है, बड़े बहादुर हैं। रमेश यादव प्रधान जी, श्रवण कुमार यादव जी, राम किशोर जी, पार्षद जी रावत जी, शैलेंद्र गौतम जी, इंजीनियर हरिलाल जी, राजकिशोर जी, जगबाबू सरोज जी, डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर चंद्रमणि जी, सुषमा जी और छोटे भाई शेर वर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय पुष्कर जी, सभी बहनों, बच्चों, साथियों, हनुमान जी और मनोज जी, सभी साथियों, जवानों, बच्चों, बातें भी बहुत बड़ी समाज के बारे में मैं 3 बिंदुओं पर अपनी बात कहूँगा। आप देखते हैं कि समाज में बहुत सारे संगठन हैं और जातियों भी संगठन बने हैं। पारसी समाज की पारसी सेनाएं बनी हैं, चमार सेना बनी है, यादव सेना है, कुर्मी सेना है, सैनी सेना है, प्रजापति सेना है। जितनी जातियां हैं उतने संगठन हैं, उतनी सेनाएं हैं। तो कभी कभी लगता है कि भाई ये अलग अलग सेनाएं बनाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं ठीक है। जो अभी फिलहाल जब तक जातियां हैं तब तक उन जातियों की सेनाएं, उन जातियों के संगठन बनाने से फायदा ये है कि कम से कम छोटी संख्या में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, एकत्र होते अपनी बात कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक जात व्यवस्था है तब तक ये जातियों के संगठन है ये उसी तरह से बने रहने चाहिए जैसे राजनीति के बूथों का संगठन होता है। अगर हर गांव में हर बूथ पे जो संगठन होते हैं, जिस सेक्टर का संगठन बनता है, तो पहले मुझे लगता था कि काम मुझे बुरा लगता, फिर मैंने सोचा ख्याल मैंने नहीं, कम से कम इसके माध्यम से जितनी जातियों में लोग इकट्ठा तो होते हैं कि बात को कहते हैं। फिर आते हैं सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन में हर जाति का आदमी होता है, होना भी चाहिए। फिर वो इकट्ठा होते हैं तो समाज के बारे में बात करते हैं, राजनीति के बारे में बात करते हैं। और फिर राजनीति जब समाज के बारे में बात होती है, एकता की बात होती है, तो आप जानते हैं कि आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, जो एक माध्यम और राजनीति है। तो कोई कहीं भी है तो किसी पार्टी को समर्थन देता है,
पार्टियाँ तो मजबूरी है, कोई कही है कोई कही है, लेकिन जब आप सामाजिक रूप से एक होते हैं तो कम से कम उस समय निर्णय ले पाते हैं कि हमें किसको समर्थन करना चाहिए। लेकिन इन सामाजिक संगठनों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा इस अवसर पर कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं जब अपना वो कार्यक्रम करें तो जो दूसरे सामाजिक संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे खास तौर से अनुरोध करें कि भाई आप हमारे कार्यक्रम में आइए। जैसे आज का ही कार्यक्रम है, मैं जानता हूँ बहुत सारे संगठन हैं जो चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो अगर वो सब भी यहाँ आए होते, इन्होंने अनुरोध जरूर किया होगा स्वयं से भी, लेकिन प्रायः होता क्या है कि लोग अपने संगठन में कोई इकट्ठा होते हैं, जब दूसरे संगठन का कार्यक्रम होता है तो वहाँ नहीं जाते हैं या जाते हैं कभी कभी जाते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी आपकी कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं सब एक दूसरे को बुलाएं, अनुरोध करें, उनसे बार बार फिर आप आइए। जब मिलना जुलना होगा, आना जाना होगा, साथ में उठना बैठना होगा, खाना पीना होगा, तभी उनमें एकता ज्यादा पैदा होगी। और तीसरी बात यह है कि जांच व्यवस्था है, फिलहाल तीव्रता खत्म होगी। अभी लगता है मुझे 50 साल 100 साल या हो सकता है 200 साल लग जाए, लेकिन इस स्थिति में हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए, आपको भी साथियों कार्ड मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। मैं जब देखता हूँ जितने कार्ड साथियों के मिलते हैं उसमें लगभग 25-30% कार्ड ऐसे होते हैं कि अगर वो द्विवेदी भी है, उनकी बेटी है, तो लड़का तो ठाकुर है या कायस्थ है या खत्री है या पंजाबी है। ठाकुर साहब हैं, उनकी बेटी या तो ब्राह्मण है या खत्री है, पंजाबी है या बनिया है। उनके बीच में भी ये संबंध जो है चालू हो गया है। लेकिन अभी दुर्भाग्य है कि जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं और जो दलित जातियां हैं अभी भी इनको हिंसा है, जबकि जरूरत इस बात की कि सबसे पहले जो दलित वर्ग के लोग हैं ये जात पात को छोड़े। जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि जात को तोड़ो, जात के बंधन से मुक्त हो, उनका उद्देश्य उनके लिए नहीं था। वो कभी नहीं चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि जात व्यवस्था बनी रहे हजारों लाखों साल तक, जिससे सर्वोच्च स्थान को रहे। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि जो पासी है, चमार है, धोबी है, खटीक है, ये सब आपस में शादी ब्याह करना शुरू करें, उनकी बेटी के संबंध कायम होगा, तभी आपको जो एकता है ये ऐसे दूसरी जात के लोग हैं, दूसरी जातियाँ जितनी हैं उनमें आपस शादी ब्याह करना जब शुरू करेंगे तभी उनकी एकता कायम होगी। और फिर उसके बाद जो पिछड़ी लोग ये दलित जातियाँ जिनको पहले अछूत कहा गया, इनमें भी आपस में शादी ब्याह होना शुरू हो जाएगा, तभी आप एक हो पाएंगे। और जो नारा होगा कि हम 85 तो नारा है, वैसे आप 6745, तो हम 85 तभी हो पाएंगे जब आपका बेटी बेटी का संबंध स्थापित हो जाएगा, एक हो जाएगा। जरूर किसी बात की है, मैं अपनी इसी बात के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए हैं और कार्यक्रम में जाना चाहिए। हमेशा जाने से जब आप बात सुनते हैं किसी की भी तो कुछ न कुछ नया सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। सबसे पहले मैं डॉक्टर का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे
कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय सेवानिवृत्त नायक डॉक्टर आदरणीय राम माथुर साहब, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर यशवंत जी, आदरणीय इंजीनियर राम सज्जन जी, दादा आसाराम जी, सरोज जी, आदरणीय देशराज वासी जी, आदरणीय उमेश यादव जी, डॉक्टर चंद्रमणि जी, दादा रामचंद्र रावत जी, आदरणीय एडवोकेट सौरभ कुमार यादव जी, डॉक्टर चंद्रमणि जी, पार्षद रावत जी, आदरणीय मनोज पासवान जी, आदरणीय राजेश जी, आदरणीय राजू जोशी जी, आदरणीय गुरलाल जी, आदरणीय शैलेश गौतम जी, आदरणीय चौधरी साहब, मनोज जी, हनुमान जी, भैया दोबारा से इसके बाद डॉक्टर सरिता रावत जी को फूल माला व शाल पहनाकर उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर सुनीता गौतम जी। इसके बाद डॉक्टर जोरदार तालियां बजा दीजिए आपको। इसके बाद श्री राम बहादुर जो कि पूर्व IAS है, उनको शॉल और मोमेंटो देने का पुलिस कार्य करें संस्था के अध्यक्ष। मैं डॉक्टर जितेंद्र सरोज जी से आग्रह करता हूँ कि पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर जी का शॉल और मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। CM वर्मा जी से आग्रह है मैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सर से आग्रह करता हूं कि CM वर्मा जी का शॉल और मोमेंटो देकर सम्मान करें। श्री राम लखन कोटार जी का शॉल व मोमेंटो देकर स्वागत करें। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह जी, सुशील पासी जी का मोमेंटो और शॉल देकर सम्मान देने का काम करें। संस्था के अध्यक्ष शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत करें। आप जोरदार तालियां बजाते रहिए। जोरदार तालियां हो गई बस। आओ जी इधर देखिए भैया। ताली बजाते रहिए भाई। इसके बाद श्री अयोध्या वर्मा जी, श्री अयोध्या वर्मा जी का स्वागत किया जाएगा संस्था के अध्यक्ष द्वारा।
इसके बाद श्री राजाराम वर्मा। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी द्वारा श्री मदन गोपाल वर्मा जी। इसके बाद डॉक्टर अशोक कुमार। इसके बाद श्री देवेंद्र भीमराज जी का स्वागत साथ लेकर के किया जाएगा संस्था के अध्यक्ष द्वारा। इसके बाद श्री ओपी दिवाकर। इसके बाद श्री ओपी दिवाकर। इसके बाद श्री दयाराम सरोज जी द्वारा। आप लोग ताली नहीं बजा रहे। इसके बाद श्री राम किशोर जी। इसके बाद श्री राज किशोर रावत पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री सलमान कुरैशी जी का। इसके बाद श्री इसके बाद श्री मिथिलेश कुमार जी है। बोला इसके बाद साथियों, स्वागत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी देख रहे हैं कि स्वागत आइए आप भी आइए। मोमेंटो है। अजय पासी कानपुर से आए हैं। ग्वालियर का स्वागत किया जाएगा श्री अजय पासी। इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारे समाज के बहुत से इंजीनियर जितेंद्र जी। थोड़ा पीछे आओ। MBBS, MD और अभी मेरे DM कार्डियोलॉजी में एडमिशन लिया है PGMC में। मेरी भी प्रारंभिक शिक्षा में जिलों में की आई हूँ।
मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी मेरे गांव से हुई है। मेरा गांव चंदौली जिला में है। हम लोग पाखंड में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, स्पेशली हमारी महिलाएं हैं। तो हमें पाखंड से दूर होना है। जब हम पाखंड से दूर होंगे तभी हम शिक्षा की उठा पाएंगे। स्पेशली अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। तो हमारी बच्चियां हैं बहुत एडवांस है। ये उनका विजन है। ये देखो मेरा विजन नहीं था। मैं कुछ भी विजन नहीं था। मैं पैसे चली गई तब तक मेरा विजन नहीं था। मैं गाँव में खड़ी हूँ। लेकिन आप लोगों का विजन आप बहुत दूर तक जाएंगे। मेरे से भी बढ़ जाएंगे। बट ये नहीं कि अपनी जो आप बड़ा विजन बनाए, बहुत बड़ा विजन बनाए और उसके लिए मेहनत करिए और आप वहाँ तक जा सकते हैं। जो आप अपनी सोच यदि बड़ी रखेंगे तो आप जरूर जाएंगे। और पाखंड से दूर होना है। मैं तो अपनी यही कहूँगी कि हमारे समाज को पाखंड से दूर होना है। जो नौजवान जो लड़के हैं स्पेशली उनको तो नशा से दूर होना है। नशा से दूर होने की जरूरत है क्योंकि नशा से हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है। आज के यूथ पूरा नशा में खा हुआ है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ क्या करेंगे। तो नशा से दूर होना है युवाओं को, जो मेल है और जो लड़कियों को उनको पढ़ना है, लड़कों को भी पढ़ना है, दोनों को पढ़ना जरूरी है आज के समय में। और महिलाओं को पाखंड से दूर होना है और अपने बेटियों को पढ़ाना है। बेटे और बेटियों दोनों को ही पढ़ाना है। संविधान से मिला है। बाबा साहब की ये लाइन है मेरी कि रुतबा तेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी तुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला तो मेरा होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारी विधानसभा क्षेत्र नूरलालगंज के अंतर्गत इस नूरलाल में दूसरी बार किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर यशवंत जी का जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। और वो बाबा साहब की देन है। आज आपके जीवन में जो प्रेम है वो बाबा साहब की देन है। आज आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की दी हुई शांति है। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का दिया हुआ उपकार है। ये सब जानते हुए भी आप कौन है तो आप अपने निर्भर करके बताएं कि आपकी तरक्की के पीछे कौन है। जय हिंद जय भारत। बेटा के ऊपर एक शायरी का कहना चाहती हूँ। नजारों ने नजारा देखा ऐसा नजारा नहीं देखा। नजारों ने नजारा देखा ऐसा नजारा नहीं देखा। आसमान में जब भी देखा भीम जैसा सितारा नहीं देखा। एक दिन हम ऐसा काम कर देंगे कि सारी दुनिया सलाम करेगी। कि एक दिन हम ऐसा काम कर देंगे कि सारी दुनिया सलाम करेगी। अगर सरदार पर आ जाए सड़क पर हम भाई देगा चक्का जाते। भाइयों बहनों और मेरे छत्तीसगढ़ सभी को जय भीम। मैं अपने बड़े भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को और बच्चियों को जरूर पढ़ाएं क्योंकि एक महिला को पढ़ाने से दो परिवार चलता है। इसी बीच में मैं एक शायरी बोलूंगी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब ने लिखी। जो पानी से नहाते हैं वो लिहाज बदल देते, जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदल देते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। ऊपर मारते तेरे
बुलाने यहीं पे सब। हमारे फिलहाल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंच पे भी बाकी नीचे जो भाई बहन बैठे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम में आए। हम यहाँ पे नहीं रहते, हम लखनऊ में भी नहीं रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं, लेकिन कैसे भी करके समय निकाल करके संस्थान के आपके आने की पूरी कोशिश करता हूँ और शायद मैं कभी विफल नहीं हुआ और वो भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ताकत है आपकी देख, ये ताकत है मेरी वहाँ से चल जाने, कहीं से भी रह करके मैं आता जरूर हूँ संस्था के कार्यक्रम में, इसलिए भी आप लोग आए हुए हैं और आप लोगों के साथ रहना है, मिलना है, जुलना है और अपनी पीढ़ी को कुछ न कुछ संदेश देना है। आज खासकर जो बच्चे आए हैं, स्पेशली हनुमान कमेंडर जी की तरह जो बच्चे तैयार किए गए हैं, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस मंच से मैं उनकी संस्था को 5,000 रुपए का पुरस्कार उनके कार्यों पे दे रहा हूँ, ताकि वो और संस्था ऐसे आगे बढ़ाए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो वो सिखा रहे हैं, ये शायद हमें कोई नहीं सिखाया है, क्योंकि हम लोग लड़ते गिरते सीखे हैं, लेकिन अभी डॉक्टर चंद्र बोल के गए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है, ऐसे मास्टर हो चुके हैं और नेट की सुविधाएं अवेलेबल है, ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है। हम लोग को तो स्कूल जाने से भी रोका जाता था, मुझे भी रोका गया स्कूल जाने से, मुझे मेरे अपने गाँव में स्कूल जाने से रोका गया। हमारी गाँव के पंडित जाति के लड़के थे, सीढ़े मारे बूट पहना हुआ था, हम दोनों भाई मेरे भाई आए हम दोनों नए नए 9th क्लास का कोचिंग करने जाते थे। बरसात का समय था, 1 जुलाई अगस्त होता है, आदमी 8 के बाद कोचिंग जाता है। फर्स्ट डे था, उसने 2 छुट्टे मारे पानी में बूट पहन करके हम सकते और उससे यही बोला था कि बसिया क्या करेगा, जाके सुबह चलाए पढ़ाई करेगा, जाके क्या साहब, ये शब्द थे उस दिन के। हमें भी नहीं पता था हम क्या है, उसको भी नहीं पता था कि लोग क्या है। वो बात पहले दिन बाद में क्या हुआ उसकी घटना जिक्र नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन ये संघर्ष के दिन बीते हैं और यहाँ पे जो हमसे पुराने लोग बैठे हो उससे भी बुरे बदतर हाल से जी करके आए हैं, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हम इस चीज से बचाने का काम करेंगे और भरपूर बचाने की जितनी कोशिशों की करेंगे वो इस चीज को ना देखें, ना देखें और इसमें उलझे ना, इसमें कम से कम समय बर्बाद हो। समय उनको ट्रेन करने में, उनको एजुकेट करने में जितना हम दें वो हमारे लिए समय आ ही गया है और हम सब देने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं तमाम संगठनों के माध्यम से। जगह जगह लोग भी हैं, हम कहीं हैं, आप कहीं हैं, कहीं कोई और है, सब कर रहे हैं। ये एक अच्छी सोच है और निश्चित रूप से पहले की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन कुछ रफ्तार से नहीं हुई है जिससे हमें होनी चाहिए। ये बात सही है, बाबा साहब सब बार बार याद है, हमें पढ़े लिखे को धोखा दिया है, ये बात गलत नहीं, बिल्कुल सही बैठती है। आज मैं शायद अपने बैच से, हमारे बैच में ऐसा नहीं मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे बैच से 26 एससी स्टूडेंट थे, 26 एससी स्टूडेंट्स थे, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी इस तरीके का जज्बा ले रहा है। जबकि सच्चाई ये है, मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, मैं जनरल क्वालिफायर था, मुझे तब भी एजेंसी मिलता, अभी मिलता, लेकिन जिन्होंने आरक्षण लिया वो आज आपके साथ नहीं खड़े, हमारे साथ नहीं खड़े हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पेशी से इसकी नौकरी कर रहे हैं, मियां बीवी बच्चे से जो जिसका फुल फॉर्म होता है उसका काम अदा कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो नहीं सोच पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसका भी एक रीजन है ज्ञान। जिस दिन आपके अंदर अपने फील्ड का ज्ञान हो जाएगा, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपसे कोई बात नहीं कर पाएगा, आपका रेस्पेक्ट वही है। आप चाहे जिस फील्ड में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे जिस विज्ञान के जिस सब्जेक्ट का पढ़ोते हैं उसमें आपको मार्क हो गई तो हर कोई आपकी पूजा करेगा और उस दिन आप झुकोगे भी। आज मैं नहीं झुकता, क्योंकि मैं आज भी पढ़ता हूँ अपने सब्जेक्ट, जरूरत पड़ने रात को 2 बजे ही मैं किताब खोल के सब्जेक्ट की किताब बैठ जाता हूँ, क्योंकि हर आदमी को उम्मीद है, हर आदमी मुझसे पूछेगा और मुझे कहीं से खुद को कमजोर नहीं रखना है कि मैं उस सब्जेक्ट में कल को कुछ बोल रहा हूँ। तो जब आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, उसमें भी एक्सपर्ट बनिए, जो भी काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का ही काम है, उसमें भी एक्सपर्ट बनिए। ऐसी बिल्डिंगें बनाइए कि अगला वाला ठेकेदार उंगली ना उठा पाए। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आप जिस फील्ड में हो उसमें आप एक्सपर्टीज रहिए, वही आपका ज्ञान है। ज्ञान जरूरी नहीं कि शिक्षा,
ठीक, ज्ञान आपके व्यवहार से भी है, सोशल से भी, आपके वर्क से भी है, जो आपके ज्ञान को प्रदर्शित करता है। आप उसको बनाए रखने की कोशिश करिए। और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे पर्सनली मिलने आए हैं, हम उनको पर्सनली टाइम देंगे। और हम आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, खास करके अतिथिगण साहब का, जो हमारे पितातुल्य हैं और आदर्श भी है, माननीय पूर्व IAS माधव जी का और अमरीश कुशल जी का, पोड्डार जी हैं, और हमारी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत जी हैं, जिनसे मैं उनके कार्यों को 3 साल देखने के बाद रहा हूँ। वो मुझे जानते नहीं थे, ना मैंने कभी मिला था। मैं 3 साल तक इस संस्था को वॉच किया था कि संस्था करती क्या है। मेरे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा जुड़ सकता हूँ, लेकिन ये जो आपके कार्य है, बिना किसी स्वार्थ के होते हैं, वो खींच के लेकर हमको चले आए हैं, इसलिए मैं संस्था से जुड़ा। और कम से कम मैं इस क्षेत्र का हूँ, लखनऊ के अंदर का हूँ, अपने नजदीक का हूँ, MP का हूँ, तो इसलिए मैं इनसे जुड़ा और तहे दिल से जुड़ा हूँ। और जब तक रहेगी जुड़ा रहूंगा, इनका साथ में देता रहूंगा, क्योंकि ये इनका जो काम है वो पारिवारिक एक चला रहा है। पिताजी भी आपके सामने बैठे होंगे, संस्थाएं हैं, फिर उनका बेटा अगर उसी चीज का अनुसरण करके उसी समाज में लिप्त है अच्छाई को दिखाने के लिए, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म देता है तो हम उसमें जुड़े और उसके माध्यम से अपनी बातों को हम आप लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हम इसी के साथ कार्यक्रम का समापन के लिए हम चाहते हैं कुछ बच्चे अगर कुछ गा पाए या राष्ट्रगान के साथ हम समापन करें। एक मेरी दिली इच्छा है आप सबको राष्ट्रगान सुनाते हैं। लीजिए राष्ट्रगान को स्टार्ट करो। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय जय जय। भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की जय। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज के द्वारा कार्यक्रम का आखिरी भाषण दिया गया और कार्यक्रम की घोषणा इस राष्ट्रगान गीत के साथ की गई। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत की कार्यक्रम की कुछ झलकियां ये पेश हैं आपके समक्ष, जिसमें से आए हुए सभी बंधुओं का, सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, कार्यक्रम में आपने 4 चांद लगाए और जो व्यक्ति नहीं आ पाए हैं उनका भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम डायरेक्टली आपको सपोर्ट करें, आपके सामने ही आएँ। बहुत ऐसे वे होते हैं जहां हम इनडायरेक्टली रहते हैं, हम हिडन रहते हैं और हम पीछे रहते हैं। तो इसलिए जो लोग आए हैं, जो लोग उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं आ पाए हैं या नहीं आए हैं या जिन्होंने कोशिश की है और नहीं आ पाए, उनका भी सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मेरी आपसे आशा है
कि ऐसा ही प्रत्येक वर्ष चलता रहेगा। आपके सहयोग से कार्यक्रम निरंतर अच्छे होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।